हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं उत्तल और अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंबों के बनने के बाद हम लोगों का जो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ये दर्पण और लेंस में चिन्हों को लेने की कुछ विधियां होती हैं, जिसे कि हम चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए भी है और लेंस के लिए भी है। दर्पण और लेंस की जो चिन्ह परिपाटी है, उसी के संबंध में आज हम लोगों का ये वीडियो है। और चिन्ह परिपाटी के क्रम में हम लोग अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए चिन्ह कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति अगर कहीं है तो उसके चिन्ह क्या लेने होंगे। वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के लिए चिन्ह होता है, फिर वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के लिए चिन्ह होता है। उन चिन्हों के लिए तो आज का पहला टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए होगा। तो स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D का 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ें हम लोग। ध्यान में भी है कि हम लोग किसी भी प्लेन को दो परस्पर लंबवत रेखाओं के द्वारा बांट दें तो इस प्रकार प्राप्त जो तल होता है, ये कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल कहलाता है। दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों को पता है कि जो रेखा भूमि के समानांतर होती है, इसे हम लोग एक्स अक्ष, और जो एक्स अक्ष और जो इस पे ऊर्ध्वाधर होती है उसे हम लोग वाई अक्ष, वाई एक्सिस या अक्ष कहते हैं। इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब इसमें इसकी जो चिन्ह परिपाटी, इसी की चिन्ह परिपाटी की सिमिलर जो है ये स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन है। इसमें कोई अंतर नहीं है। इस 2D की चिन्ह परिपाटी को एक बार फिर दोहराते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को पता है कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष के इस दिशा में नापी गई दूरी को हम धनात्मक लेते हैं। मूल बिंदु से ऊपर नापी गई दूरी को भी हम लोग धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। भुज और कोटिमान इस क्षेत्र में धनात्मक होते हैं और एक्स अक्ष के मूल बिंदु के बाईं ओर की मापी गई दूरी को ऋणात्मक मान के रूप में लेते हैं। ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है और ऐसे ही वाई अक्ष की ऋण दिशा नीचे की ओर होगी और इधर मापी गई दूरी को भी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। ये हम लोगों का 2D का साइन कन्वेंशन है। और 2D के जो साइन कन्वेंशन है एकदम इसी के बेस पे आधारित है स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन। अब इसमें हम अगर किसी उत्तल दर्पण को लें, उत्तल दर्पण में हम लोगों को चीज़ें पता है कि M1 M2 इसका द्वारक होता है, P इसका ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो दर्पण को इस प्रकार समझें कि दर्पण का ध्रुव जो मूल बिंदु पे स्थित है और ये दर्पण का जो अक्ष है वो एक्स अक्ष पे संपाती है, उसी के कोलिनियर। तो ये जब ये कार्तीय तल पे आएगा दर्पण, तो जो साइन कन्वेंशन हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन का है, वही साइन कन्वेंशन जो है इस दर्पण का हो जाएगा। मतलब कि दर्पण के ध्रुव से इस दाईं ओर मापी गई दूरी को धनात्मक, ध्रुव से अक्ष पर बाईं ओर की मापी गई दूरी को ऋणात्मक, ध्रुव के ऊपर मापी गई दूरी यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की मापी गई दूरी चाहे इस दिशा में हो चाहे इस दिशा में हो, वो धनात्मक होता है। और फिर इस ध्रुव के नीचे और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी को ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग इधर वस्तु को लें तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से दर्पण के पीछे बनता है और ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए हम लोगों को ध्रुव से जो दूरी मापेंगे लोग, इस दूरी को हम लोग भी से दिखाएंगे और ये दूरी भी जो है कि धनात्मक हो जाएगा। इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर होगा
और वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी, और वक्रता त्रिज्या इसमें धनात्मक होगा। ऐसे ही वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु, और इस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो इसमें फोकस दूरी भी धनात्मक होगा। तो साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में ये स्पष्ट है कि सारी दूरियां जो ध्रुव से मापी जाती हैं, मुख्य अक्ष की जो भी दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं। अब ध्रुव के दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक लेते हैं, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष ले लिया गया, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। एकदम इसी पैटर्न पे हम समझेंगे कॉन्केव के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में ऐसे अवतल दर्पण होता है, इसका भी ध्रुव इसी मूल बिंदु के संपाती लेके अक्ष को यक्ष अक्ष के संपाती कर दें, तो यहाँ पे फिर हम लोगों को मिलेगा कि इस अवतल दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक। तो साइन कन्वेंशन में दर्पण के लिए स्पष्ट है कि इसमें हमको कुछ अलग से नहीं जानना है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइन कन्वेंशन है कार्टेशियन प्लेन के लिए, वही साइन कन्वेंशन जो यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, और सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे चिन्हों को निर्धारित किया जाता है। चिन्ह, अब कोई भी दूरी जो मापना होता है उस दूरी को हम लोग ध्रुव से ही मापते हैं। ध्रुव से मुख्य अक्ष पे दूरियों को मापा जाता है, और मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे वस्तु और प्रतिबिंब के लिए अगर दूरी मापना है तो उसके लिए बताया गया कि मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। यह है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए एकदम सेम प्रोसेस है। इसके नोट्स में आप चाहो तो इसको 3-4 स्टेप बना के लिख सकते हो कि ध्रुव से दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। उत्तल अवतल दोनों दर्पणों के लिए ध्रुव के दाहिनी ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तीसरा लिखा जा सकता है कि ध्रुव के बाईं ओर की मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। चौथा लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक लेते हैं, और पांचवा लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियाँ जो हैं सदैव ऋणात्मक होती हैं। ये 4-5 पॉइंट में इसको लिखा जा सकता है, और इस प्रकार से आपका ये साइन कन्वेंशन का नोट्स भी पूरा हो जाएगा। साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर के बाद रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, एंड फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वह संबंध जो है दोनों दर्पणों के लिए होता है। दोनों दर्पण मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए होता है। तो यहाँ से आप चाहो तो केस बना सकते हो। केस, फर्स्ट केस हो जाएगा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण। कॉन्केव मिरर के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए ये रिलेशन बिटवीन रेडियस कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के लिए हम लोगों को रे डायग्राम चाहिए। रे डायग्राम के लिए आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण के बाद इसका द्वारक लेंगे M1 M2। अगला काम ध्रुव लेते हैं पोल P। अगला काम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सेंटर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए रेखा, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, और इसके P और C के बीच में लेते हैं ये
बीच में ही क्यों लेते हैं आज ये सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसी से हम लोगों को पता है कि ये दूरी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आर है और ये फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। शुरू में आपको साइन कन्वेंशन में समझाए हैं कि जो भी दूरियां होती हैं उन सभी दूरियों को हम लोग ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से ही दूरियों को मापते हैं लेंस या दर्पण में। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वस्तु को कहीं भी रखा जा सकता है। मान लीजिए अनंत पे कोई वस्तु है, तो अनंत पे वस्तु है तो वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण जो होगी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तित होगी तो कहाँ से होके जाएगी। तो अभी हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि एफ इज द मिडिल पॉइंट ऑफ सी एंड पी, बट यहाँ पे हम लोग जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन के नियम है, उसके आधार पर चलेंगे और यहाँ से इस आपतित किरण ए बी के बिंदु बी को, जहाँ आपतन बिंदु है, इसको सी से मिला देंगे। अब इसके लिए आपको एक मैथ में एक थ्योरम होता है, मैथ में थ्योरम होता है कि किसी सर्किल में केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो त्रिज्या होती है, पता है। और इसके सिरे पे अगर त्रिज्या के सिरे पर अगर लंब रेखा खींचा जाए तो ये जो रेखा होता है वो स्पर्श रेखा होता है। अगर सी ए रेखा जो है टी क्यू पे लंब है तो टी क्यू जो है इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अदरवाइज अगर ये टी क्यू स्पर्श रेखा है तो इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये रेखा त्रिज्या लंब होगा, और त्रिज्या लंब है तो ये स्पर्श रेखा होगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ से केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो यहाँ पे ये जो कोण बनता है वो समकोण बनता है। यानी कि त्रिज्या जो होती है परिधि पर लंब होती है, परिधि के उस बिंदु पे लंब होती है, ऐसा कहा जा सकता है। और परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े हैं अभिलंब, तो जो परावर्तन के नियम में अभिलंब है वही अभिलंब, उसी अभिलंब का काम जो है ये त्रिज्या करता है इस स्फेरिकल मिरर में, गोलीय दर्पण में। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, साइन रेगुलर रिफ्लेक्शन का ये परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपतन कोण यहाँ पे है और इसी के बराबर कोण बनाते हुए रेखा हम लोग को खींचना पड़ेगा और ये होगा हम लोग का परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण जिस बिंदु से होकर जाएगा, इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा उस बिंदु को हम लोग रख लेंगे। अब यहाँ पे आके चित्र वाला काम पूरा हो जाता है। अब अवतल दर्पण के लिए एफ और आर का रिलेशन कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देंगे। ये हम लोग का M1 M2 अवतल दर्पण है, P ध्रुव है, CP इसका मुख्य अक्ष है, अनंत पे कोई वस्तु है, बस से आने वाली किरण जो है AB है और AB किरण है तो CB जो है इस मिरर के बिंदु B पे लंब होगा, अभी समझाया गया यहाँ पे। और जब ये लंब होगा तो इस परावर्तन के नियम को अप्लाई करेंगे तो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर, यानी कि परावर्तित किरण जो है इस बिंदु से होकर, इस F बिंदु से होकर जाते, जिस बिंदु से होकर जाएगी उसी बिंदु को हम लोग F मान लेंगे। इसके बाद रिलेशन कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो उसके लिए आपको जूनियर क्लासेस में थ्योरम बताया गया है। दो समानांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे तीन प्रकार के संबंध बनते हैं, रिलेशन बनते हैं। यहाँ पे एक अभिग्रीत एक्जियम्स, उस एक्जियम्स के आधार पे यहाँ पे तीन निष्कर्ष निकलते हैं और तीन निष्कर्ष के आधार पे 6 प्रमेय बनते हैं। तीन निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष ये है कि अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा निष्कर्ष है कि अंतःकाम पर कोण बराबर होते हैं, मतलब यह कोण जो इसके बराबर होगा। और तीसरा निष्कर्ष निकलता है कि समानांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के एक ओर के जो कोण होते हैं इनका योग जो है 180 अंश होता है। तो इसी में आपको दूसरा समझाया गया कि अगर ये रेखाएं समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है तो अंतःकाम पर कोण बराबर होते हैं।
उसको लेके चला जाए तो यहाँ समझ में आएगा कि रेखा ए बी जो है सी पी के समानांतर है, क्योंकि वस्तु अनंत पे स्थित है और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ये ए बी रेखा जो होगी सी पी अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। तो चूँकि यहाँ से ऐसे ही हम लोग लॉजिक लेते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी पी, और तिर्यक रेखा ले लिया जाएगा यहाँ पे, तिर्यक रेखा सी बी काटती है, काटती मतलब दोनों रेखाओं को, समानांतर रेखाओं को काटती है, इसलिए इसके अंतःकांतर को मतलब यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण, इसलिए कोण ए बी सी बराबर होगा कोण, इस कोण को लिखना है तो बी सी एफ, बी सी समीकरण नंबर। फिर दूसरा ये एक रिलेशन हो गया जिसमें हम लोग जो है इस कोण को इस कोण के बराबर स्थित की है, ये पहले से प्रमेय है, गणित में इसको बताया गया होगा। फिर इसमें परावर्तन का नियम, फिर हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये जो है सी बी अभिलंब है इस बिंदु बी पर। तो निश्चित है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे, अर्थात परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ। अब यहाँ पे जो दो समीकरण बना, इन दोनों समीकरण के बाएं पदों को ध्यान से देखिए। एक यहाँ LHS में यहाँ भी कोण ABC है, यहाँ भी कोण ABC है, यानी कि LHS के पद आपस में बराबर हैं। तो LHS के पद बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से ये हो जाता है कोण BCF और ये एंगल CBF। इसके बाद 9th में फिर मैथ में एक थ्योरम है। 9th के इस थ्योरम में क्या है, तो इस थ्योरम में है कि किसी भी त्रिभुज में, थर्ड ट्रायंगल एक थ्योरम है, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका अपोजिट कि दो कोण बराबर हैं तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो है कांग्रुएंसी थ्योरम में ये प्रमेय आता है। तो इस प्रमेय को यहाँ पे अप्लाई करना है। हम लोग पा लिए हैं कि त्रिभुज है BCF और इस त्रिभुज में समीकरण 3 में सिद्ध किए हैं हम लोग कि यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो निश्चित है त्रिभुज BCF में जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो बराबर कोणों के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा होगी FB और इस कोण के सामने की भुजा होगा SCF। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे त्रिभुज BCF में समीकरण 3 से क्या है, तो कोण BCF और कोण CBF बराबर है, इसलिए कोण BCF के सामने की भुजा हो जाएगी FB और कोण CBF के इस कोण के भुजा सामने भुजा हो जाएगा CF। ये मिला, यानी कि इस भुजा को हम लोग इसके बराबर स्थिति कर लिए। अब इसके बाद यदि दर्पण का द्वारक छोटा, मतलब दर्पण यहाँ पे बहुत बड़ा लिया गया है, इसलिए यहाँ से लंब डाला जाएगा। तो निश्चित है कि CB और यहाँ से जो लंब डाला गया, लंब के पाद के बिंदु की दूरी जो है ये अलग अलग होगा। दिख भी रहा है ये दूरी और ये दूरी अलग अलग है। लेकिन अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो या जो ये आपतित किरण है AB, ये किरण जो है मुख्य अक्ष के संपाती हो जाए, तो ये किरण जैसे जैसे मुख्य अक्ष के पास आएगी वैसे वैसे जो लंब का पाद है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये ध्रुव की ओर विस्थापित होता जाएगा। और दर्पण का द्वारक छोटा हो और ये जो आपकी किरण है मुख्य अक्ष के आसपास हो, उस समय F से B की दूरी और F से P की दूरी आपस में बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा कंडीशन लेना पड़ता है दर्पण और लेंस दोनों में। तो इसमें हम लोग
अब ये करेंगे कि अब लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा तो F से B की दूरी और F से P की दूरी आपस में बराबर होगा। इसको समीकरण 5 करिए, इसको 4 करिए। अब समीकरण 4 में FB बराबर CF और 5 में FB बराबर PF। तो FB की जगह पे PF रख देंगे, FB की जगह पे PF। तो समीकरण 4 तथा 5 से हो जाएगा हम लोगों के पास कि CF इज इक्वल टू PF। ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन है। अब हम लोग का काम पूरा हो गया। CF इक्वल टू PF यानी कि C से F की दूरी और F से P की दूरी बराबर है, अर्थात C जो है F और F जो है C और P का मध्य बिंदु है। अब हम लोग यहाँ से लेंगे, अब हम लोग लेंगे पुनः CP ले लें। पूरे इस CP की लंबाई को 2 भागों में तोड़ दें, CF और FP, CF प्लस FP। और अभी हम लोग सिद्ध किए कि CF और FP आपस में बराबर है, तो इस CF को फिर FP लिख दें, FP प्लस FP, ये मिल के दोनों हो जाएगा 2FP। इसमें चिन्ह दोनों चूंकि एक ही दिशा में, इसलिए चिन्ह यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। चिन्ह जहाँ हो सकता है वहाँ रखा जाएगा। ये CP बराबर हो गया 2FP। CP मतलब C से P की दूरी, C से P की दूरी मतलब इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या R या 2 और F मतलब फोकस दूरी F। यहाँ से मिल जाएगा F इक्वल टू R/2। तो यहाँ आके अवतल दर्पण की हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उस दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो है कॉनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। पहला, क्योंकि वह भी एकदम इसी के सिमिलर है इसलिए उसको लेफ्ट करना उचित नहीं है, तो एकदम इसी तरह से जैसे इसका निगमन किया गया एकदम उसका निगमन भी एकदम सेम टू सेम है। अभी उसको बहुत कम समय लगेगा और पूरा हो जाएगा। तो इसमें केस 1 लिए थे हम लोग फॉर कॉनकेव, अब लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अभी हम लोग का टॉपिक वही है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो कॉनकेव के लिए हो गया। अब हम लोग केस 2 लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, मतलब वही चीज़ हम लोग फिर उत्तल दर्पण के लिए फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उत्तल दर्पण के लिए कैसे प्राप्त करेंगे? तो उत्तल दर्पण यहाँ बनेगा और उत्तल दर्पण में ये फिर दर्पण का नाम M1 M2, ये दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, और फिर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण AB। अब फिर इसके पहले जो समझा गया था कि B को C से मिला देंगे तो ये रेखा के बिंदु B पे अभिलंब हो जाएगा और ये जो है अभिलंब के रूप में लिया जाएगा। और ये आपतित किरण, ये आपतन कोण हो जाएगा और परावर्तन कोण के लिए इसी के बराबर कोण बनाता हुआ एक रेखा यहाँ खींचेंगे। अब इसको पीछे को बढ़ाया जाएगा तो जिस बिंदु पे मिलेगा वही बिंदु होगा F।